हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एजुकेशन फैक्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 9 जनवरी 2025 की कुछ महत्वपूर्ण समसामयिकी घटनाएं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो हर एक चीज बारीकी से डिस्कस करेंगे। आप मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहना। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारा प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बाकी पीडीएफ वगैरह आपको सब टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी और ऐप के अंदर ये क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको आंसर की फॉर्म में, जैसे टेस्ट की फॉर्म में, मतलब आप इनके टेस्ट भी लगा सकते हो। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा कौन सा है। सबसे पहले मैं बात करूं आज का वो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसकी बात करें तो पहला क्वेश्चन क्या है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो आपको पता होना चाहिए जो इसरो है हमारा, इंडियन स्पेस है के अंदर जो इसरो है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1969 को क्या हुई थी, इसरो की स्थापना हुई थी। क्या 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई। अब इसके अध्यक्ष कौन बने हैं, तो वी नारायणन इसके नए अध्यक्ष बने हैं। वी नारायणन इसके नए अध्यक्ष बने हैं। एम सोमनाथ की जगह ये वी नारायण अपना कार्यभार संभालेंगे और एम सोमनाथ क्या सेवानिवृत्त हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं। तो वी नारायण इसके नए अध्यक्ष बने। तो आपको पता होना चाहिए इसरो की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, दूसरी बात करते हैं। इसरो ने अभी हाल ही में जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया था उसके बारे में बात कर लेते हैं, चंद्रयान 3 के बारे में। तो चंद्रयान 3 जिसके अंदर दो थी, एक था लैंडर था, एक था रोवर था। एक लैंडर था, एक क्या था, रोवर। तो लैंडर का नाम क्या था बेटा, लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान। रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान। लैंडर का नाम विक्रम, रोवर का नाम प्रज्ञान था। ये जिस पॉइंट पे ये लैंडर लैंड किया था उस पॉइंट का क्या नाम था, उस पॉइंट का क्या नाम था, उस पॉइंट का नाम था बेटा, उस जगह का नाम था, उस जगह की बात करें जहां पे ये लैंडर लैंड किया था उस जगह का नाम क्या रखा था, शिव शिव शक्ति शिव शक्ति पॉइंट। क्या था, शिव शक्ति पॉइंट उस जगह का नाम रखा है। दूसरी बात करते हैं, ये कहां पे, साउथ पोल पे, दक्षिणी ध्रुव पे उतरने वाला भारत विश्व का चौथा देश बन गया। मतलब भारत ने चंद्रयान पे, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे अपना ये लैंडर लैंड करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है, चौथा देश बन गया। इससे पहले पहले किस लोगों ने या किन देश ने कारनामा कर दिया, ये यूएसए ने कर दिया है। ठीक है, यूएसए हो गया, रूस हो गया, या रसिया की बात करें, और चाइना हो गया। ठीक है, और चाइना हो गया। और भारत हमारा क्या है, ठीक है, भारत हमारा क्या हुआ गया, चौथा देश हो गया। यूएसए, रूस और चीन। ठीक है, उसके बाद भारत चौथा देश है। कौन सा, भारत फोर्थ कंट्री बन गया है। किस पे, साउथ पोल पे। किस पे, साउथ पोल पे लैंड करने वाला। इसी तरह हम सारे क्वेश्चन करेंगे पूरे बारीकी के साथ, एक एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर देंगे। और कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए तो यहां से आना चाहिए और आपका गलत नहीं होना चाहिए। आपको ऐसा ना लगे कि हमने पढ़ाया नहीं या हमने पढ़ा नहीं और एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ गया। तो फुल डिटेल बारीकी के साथ करने वाले हैं। तो वी नारायण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष होंगे। वे 24 जनवरी को पदभार ग्रहण करेंगे। साथ ही इन्होंने किस विभाग में काम किया और क्या क्या काम कर रखा है, अंतरिक्ष विभाग के सचिव का कार्यकार भी संभालेंगे। अंतरिक्ष विभाग के जो सचिव का कार्य, सेक्रेटरी का कार्यभार है वो भी संभालेंगे। नारायण को रॉकेट और अंतरिक्ष यान प्रणोदन में लगभग 40 साल से ये इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। रॉकेट के लिए, साइंटिफिक के लिए 40 साल से काम कर रहे हैं। 1984 में इसरो से जुड़कर विक्रम साराभाई केंद्र और लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर LPSC में महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया है। मतलब 40 साल से इस फील्ड के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर को रेलवे का कौन सा डिवीजन बनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर को रेलवे का कौन सा डिवीजन बनाया है? जम्मू को मैं बात करूं तो जम्मू रेलवे का कौन सा डिवीजन बना है? 69वां डिवीजन बना है। किसका? रेलवे का 69वां, मतलब 69वां डिवीजन बना है। इससे पहले रेलवे के अंदर 68 डिवीजन थे। मतलब देश में टोटल कितने रेलवे डिवीजन हो गए? 69 हो गए। आपको रेलवे जोन की बात करें, रेलवे जोन कितने हैं देश के अंदर? तो रेलवे जोन बेटा कितने हैं? 18 है। रेलवे जोन 18 है। कोलकाता मेट्रो है वो भी रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा मेट्रो नेटवर्क रेलवे जोन के अंदर आता है? तो कोलकाता मेट्रो जोन नेटवर्क है वो रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट होने वाला है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री कौन है जम्मू कश्मीर के? तो कौन है? उमर अब्दुल्ला। कौन है? उमर अब्दुल्ला। कौन है बेटा? उमर अब्दुल्ला यहाँ के नए मुख्यमंत्री बने हैं। यह क्या है? एक राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है? ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पे क्या होते हैं? कौन होते हैं यहाँ पे? लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, एलजी होते हैं। अब बात करते हैं रेलवे के कितने जोन हो गए? 18। रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव हमारे क्या है? अश्विनी वैष्णव हमारे क्या है? देश के रेल मंत्री है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर या जम्मू कौन सा डिवीजन बन गया? 69वां डिवीजन बन गया। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा राइट होने वाला है। तो 6 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे बोर्ड डिवीजन का उद्घाटन किया है और उत्तरी रेलवे जोन का 69वां डिवीजन इसका उद्देश्य है भारत में कनेक्टिविटी को बढ़ाना और सामाजिक आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है। जम्मू रेलवे डिवीजन का में कितनी होगी? 742 रूट किलोमीटर नेटवर्क को कवर कर लिया है। जम्मू का जो डिवीजन है रेलवे, इसने कितना नेटवर्क कवर कर लिया है? तो 742 किलोमीटर नेटवर्क का रूट इसने कवर कर लिया। इसमें पठानकोट है, जम्मू है, श्रीनगर है, बारामूला है, ये सारे खंड इसके अंदर क्या है? शामिल किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक ब्यूरो दिवस कब मनाया जाता है? BIS, भारतीय मानक ब्यूरो दिवस, मतलब जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, भारतीय मानक ब्यूरो दिवस कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसकी स्थापना क्यों करी गई थी, इसका उद्देश्य देखते हैं। तो BIS की स्थापना करने का मतलब है कोई भी उपभोक्ता है, कोई भी सामान खरीदता है, उस सामान की उसको पूरी क्वालिटी मिल रही है, नहीं मिल रही है, तो उसकी जांच कौन करता है? BIS करता है। मार्केट के अंदर कोई भी खाद्य पदार्थ है, कोई भी वस्तु आती है, तो उसकी पहले जांच पड़ताल कौन करता है? एक आपने देखा होगा, जब आप कोई प्रोडक्ट खरीद के लाते हो उस पर मार्क लगा होता है, या तो इस तरह ऐसे ट्राइंगल लगा होगा जिसपे BIS लिखा होगा, या फिर एक ऐसा होगा उस पर ISI लिखा होगा। तो ये क्या है? कुछ संस्थाएं हैं जो मार्केट के अंदर वस्तुएं आती हैं, चीज उत्पादक प्रोडक्ट आते हैं, उनकी जांच पड़ताल करते, क्या वो सही है, कंज्यूमर के फायदे के लिए है, क्या उसका रेट, भाव, मूल्य सब सही है, इन सब चीजों की जांच करते हैं BIS और ISI। ठीक है, आपने ये सब चीजें देखी होगी। ठीक है, तो इसका पूरा नाम क्या है? भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, याद रखना, भारतीय मानक ब्यूरो। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? ब्यूरो। इसकी स्थापना कब हुई? तो मैं स्थापना की बात कर लूं बेटा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में हुई थी। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष या निदेशक MD कौन है? वो कौन है? प्रमोद तिवारी। कौन है बेटा? प्रमोद तिवारी इसके MD है। ठीक है, इसके MD है। निदेशक कौन है? प्रमोद तिवारी इसके MD या निदेशक है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए स्थापना कब हुई, इसका क्या काम है, उसके MD निदेशक कौन है। तो इसकी स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 6 जनवरी को। कब? 6 जनवरी को। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होने वाला है। तो इसके बारे में देखते हैं,
हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो का कौन सा 78वां स्थापना दिवस आ रहा है? कौन सा आ रहा है बेटा? 78वां स्थापना दिवस आ रहा है, नई दिल्ली में मनाया जाएगा। इस दिवस हर साल 6 जनवरी को मनाया जाता है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने गुणवत्ता, आत्मनिर्भरता, महत्ता पर जोर दिया है। स्थापना दिवस का उद्देश्य उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पादन प्रदान करना है और भारतीय उद्योगों और वैश्विक मानकों के अनुरूप उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित करना है। ठीक है, ये जो दिवस मनाया जा रहा है, इसका स्थापना दिवस, इसका मेन उद्देश्य ये है अब की बार का कि जो उपभोक्ता है उसको क्वालिटी की चीजें मिले, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, जो नेशनल स्टैंडर्ड है, क्या जो कंपनियां जो प्रोडक्ट बना रही है उसको पूरा कर रही है या नहीं कर रही है, इन सब चीजों पे जोर दिया जाए, उन स्टैंडर्ड को सबको पूरा करे और एक अच्छी गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी वाली प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आए और उसमें उपभोक्ता का भी फायदा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहां किया जा रहा है? किसका बेटा? एरो इंडिया। एरो इंडिया, इसका क्या मतलब है? एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहां पे किया जा रहा है? तो 2025 के आयोजन की मैं बात करूं तो ये कहां पे हो रहा है? ये होगा हमारा कहां पे? बेंगलुरु में। कहां पे बेटा? बेंगलुरु में आयोजन, बेंगलुरु में आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ये है कि एशिया के हो गए या नेशनल इंटरनेशनल लेवल के जो एरोस्पेस एजेंसियां हैं या फिर जो अंतरिक्ष के फील्ड में अच्छी काम कर रही एजेंसियां हैं, कंपनियां, वो सब यहाँ पे आए, यहाँ पे मतलब अपना इन्वेस्टमेंट करें, इन पे बातचीत करें, इन जो एरोस्पेस सेक्टर के अंदर बढ़ावा देने के लिए ये सबमिट किया जा रहा है। कहाँ पे? बेंगलुरु में। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। इसके बारे में डिटेल से देखें तो एरो इंडिया 2025 का आयोजन बेंगलुरु में 10 से 14 फरवरी तक वायुसेना स्टेशन यहलका में होगा। कहां पे? यहलका में होगा। एशिया का सबसे बड़ा ये वार्षिक एरो शो है, इसका 15वां संस्करण होगा। मतलब सबसे बड़ा वार्षिक शो किया जा रहा है, 15वां संस्करण होगा। इस कार्यक्रम का आयोजन रक्षा प्रदर्शनी संगठन, रक्षा उत्पादन विभाग, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। इस बार विषय क्या? द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी। इस बार का विषय क्या है? एरो शो इंडिया की थीम क्या रखी है? द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी इसकी थीम रखी गई। मतलब आपको एक ही रनवे के ऊपर, एक ही पाथ के ऊपर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिसमें केंद्रीय मंत्रालय, हमारे बहुत सारे रक्षा मंत्रालय हो गया, ये इस पे काम करेंगे। मतलब आप रक्षा के क्षेत्र में इन्वेस्ट करो, एरोस्पेस के क्षेत्र में इन्वेस्ट करो, ठीक है, डिफेंस के क्षेत्र में आप काम करो, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के लिए उनके प्रोडक्ट बनाओ, ठीक है, इसके लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 5, पोलावरम परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा कब मिला था? बेटा किस परियोजना की बात करें? पोलावरम परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा कब मिला? तो 2014 में मिला था। ये पोलावरम परियोजना है कहां पे? पोलावरम परियोजना कहां पे है? पोलावरम परियोजना बेटा कहां पे है? तेलंगाना की परियोजना है। तेलंगाना की परियोजना है पोलावरम। किसकी है? बनी हुई कहां पे है? कहां पे बनी है? ये बनी है कहां पे बनी है बताओ? गोदावरी नदी पे। कहां पे बनी है ये? आंध्र प्रदेश की गोदावरी नदी पे बनी है। कहां पे? गोदावरी नदी पे। गोदावरी नदी पे है। कौन सी नदी पे परियोजना है? गोदावरी नदी पे है। कहां पे? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की परियोजना है, गोदावरी नदी पे ये बनी हुई है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंदर बनी है गोदावरी नदी पर। और किस राज्य की परियोजना है? तेलंगाना राज्य की परियोजना है। और इसको राष्ट्रीय परियोजना और बहुउद्देश्य परियोजना का दर्जा भी मिला है। कब मिला? 2014 में मिला। अब राष्ट्रीय परियोजना या बहुउद्देश्य परियोजना क्या होती है? बहुउद्देश्य परियोजना का मतलब यह होता है कि ऐसी स्कीम या ऐसी परियोजना की मैं बात करूं, परियोजना का मतलब है कि जो ये इस नदी पे बनी हुई है, जो डैम है, जो परियोजना है, इसका मतलब है बहुउद्देश्य परियोजना का मतलब है कि बहुत सारे काम करना, एक काम के लिए ना बनाए जाए, काफी काम के लिए बनाया जाए। जैसे मछली पालन हो गया, या इसमें पर्यटन के लिए हो गया, बिजली उत्पादन के लिए हो गया,
जल आपूर्ति के लिए हो गया, खेती के लिए हो गया, कृषि के लिए हो गया, इन सब चीजों के इसके लिए काम में लिए जाने के लिए ये तैयार की गई थी और इन काम में ये लिया जा रहा है। तब इसको क्या बोलते हैं कि ये बहुउद्देश्य परियोजना है। ठीक है, बहुउद्देश्य मतलब इसके एक से ज्यादा उद्देश्य है, उन कामों के लिए ये काम में ली जा रही है, यूज की जा रही है। तो 2014 में ये एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में उभर के सामने आई थी। कहां पे, किसकी परियोजना, कौन से राज्य की, तेलंगाना की, और बनी कहां पे, गोदावरी नदी पे, आंध्र प्रदेश में ये बनी हुई है। थोड़ा देखें, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने पोलावरम परियोजना के निर्माण से तेलंगाना पर प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए आईआईटी हैदराबाद की रिपोर्ट तैयार कराने का आदेश दिया था। 2022 में भद्राचलम में आई बाढ़ से तेलंगाना को भारी नुकसान हुआ। पोलावरम परियोजना जो आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी पर बन रही है, यह एक बहुउद्देश्य परियोजना है, सिंचाई परियोजना। तो 14 में राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा इसको मिला था। 2014 में इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिल गया था और एक बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजना है। ठीक है, किसकी परियोजना है, तेलंगाना की, और बनी कहां पे है, ये आंध्र प्रदेश की गोदावरी नदी पे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, अभी हाल ही में केंद्रीय सरकार के द्वारा किस राज्य में देश का पहला मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया जा रहा है, जैविक मत्स्य पालन। कौन सा बेटा, जैविक मत्स्य पालन। जैविक मत्स्य पालन का मतलब क्या है, मतलब ये है जैविक तरीके से, मतलब बिना खाद बीज, बिना कुछ केमिकल यूज की है, जैविक तरीके से, नेचुरल तरीके से मछलियों का पालन किया जाएगा, मछली पालन किया जाएगा। तो ये कौन से राज्य में हो रहा है, तो ये हो रहा है सिक्किम राज्य में। कहां पे बेटा, सिक्किम राज्य में सरकार ने स्कीम स्टार्ट की है। कहां पे, सिक्किम राज्य में करने जा रहे हैं। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सिक्किम की राजधानी की बात करें तो गैंगटोक है, गैंगटोक, गैंगटोक सिक्किम की, गैंगटोक सिक्किम की राजधानी है। ठीक है, सिक्किम की स्थापना, ये राज्य कब बना था, तो सिक्किम जो राज्य बना था 1975 में राज्य बना था। 1975 में सिक्किम का सबसे फेमस दर्रा, दर्रा की बात करते हैं, दर्रा कौन सा है, तो नाथुला दर्रा है, जो सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है बेटा। कौन सा है, सिक्किम और तिब्बत को, तो नाथुला, नाथुला दर्रा। ठीक है, नाथुला दर्रा। ठीक है, नाथुला दर्रा सिक्किम का बहुत फेमस दर्रा है, जो सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट होने वाला है। ये जो साथ की साथ मैं आपको बता रहा हूं ना, ये चीजें, स्थापना कब हुई, इसकी राजधानी क्या है, नाथुला दर्रा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनको स्टार लगा के कैसे भी अपने कॉपी में नोट्स बना के लिखो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफी रिपीटेड क्वेश्चन है और आपको देखने को मिलते हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने सिक्किम के सोरेंग जिले में देश का पहला है, ठीक है, देश का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर लॉन्च किया है। अगर आपसे पूछे कि देश का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर लॉन्च कहां किया गया है, तो सिक्किम में किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, रासायनिक मुक्त, मतलब रसायन केमिकल यूज नहीं होंगे, जैविक और एंटीबायोटिक मुक्त मछली पालन को बढ़ावा देना है, मतलब जैविक तरीके से मछली पालन करनी है। पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करना है, जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन है उसको कम करना है, जल मौलिक परिस्थितियों प्रणालियों की रक्षा करनी है। ठीक है, यह कदम सिक्किम की स्थायी कृषि प्रथाओं के अनुरूप है और राज्य की पर्यावरण यह मित्र प्रतिष्ठा को मजबूत करेगा। जो सिक्किम की जो पारंपरिक तरीकों से चलती आ रही परंपराएं हैं, उनके लिए क्या है, अनुरूप है मछली पालन के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, अभी हाल ही में भारत की पहली तटीय और वेडर या वाडर, ठीक है, कहीं वेडर लिखा हो कहीं वाडर लिखा हो, पक्षी जनगणना कौन से राज्य में की जा रही है, तो तटीय वेडर जनगणना। कौन सी बेटा, तटीय वेडर पक्षी जनगणना। अब इसका क्या मतलब है, पक्षी जनगणना, इसका मतलब क्या है और कौन से राज्य में हो रही है, तो ये कहां पे हो रही है, ये गुजरात में की जा रही है। कहां पे, गुजरात में। कहां पे, गुजरात में। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। ठीक है, अब
तटीय करने का मतलब क्या है, और गुजरात में इसलिए की जा रही है क्योंकि तटीय वेडर पक्षी जनगणना इसलिए की जा रही है, जो समुद्री तट के आसपास जो तटीय क्षेत्र है वहां से देश विदेश में जितने भी पक्षी आए हुए हैं उनकी जनगणना करना है, मतलब उनको गिनना है और उनके बारे में अध्ययन करना है। ये पक्षी किस प्रजाति के हैं, इनका रहन सहन कैसा है, इनका आवास कैसा है, इनका खाना कैसा है, इनमें किस तरह की प्रजातियां हैं, इनके जीव जंतु या पालने का तरीका कैसा है, इन सब चीजों के बारे में इनका अध्ययन किया जाएगा। इन सब चीजों के बारे में क्या इनका अध्ययन किया जाएगा। तो कहां पे किया जाएगी, देश पहली तटीय वेडर जनगणना पक्षियों की कहां पे हो रही है, तो ये हो रही है गुजरात के अंदर। कहां पे, गुजरात के अंदर की जा रही है। ऑप्शन ए इज द राइट होगा। भारत की पहली तटीय और वाटर पक्षियों की जनगणना 3 से 5 जनवरी 2025 को गुजरात के जामनगर में हुई है। कहां पे, गुजरात के जामनगर में हुई है। इसका उद्देश्य तटीय क्षेत्रों में पक्षियों की जनसंख्या और आवासों का डेटा इलेक्ट करना है। 100 से अधिक पक्षी पर्यवेक्षकों ने इस कार्यक्रम में शामिल लिया है। जो 100 से ज्यादा पक्षी पर्यवेक्षक है, जो बर्ड सुपरवाइजर है, पक्षी सुपरवाइजर है, इस कार्यक्रम में भाग लिया है, जिसमें जामनगर के समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में 300 से अधिक पक्षी प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें दुर्लभ क्रेब, प्लोवर और ग्रेट नोट शामिल भी है। जामनगर के जो राष्ट्रीय समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, अभयारण्य है, वह 300 से अधिक प्रजातियां हैं पक्षियों की, और वहां पे इनका क्या किया है, अध्ययन किया। और 300 से ज्यादा क्या है वहां जो वर्ड या अपने पक्षी पर्यवेक्षक वहां पे सुपरवाइजर आए हैं, उनके बारे में अध्ययन किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारतीय और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीक के सह उत्पादन की घोषणा की है। भारत और यूएसए ने, ठीक है, भारत और इंडिया और यूएसए, भारत और यूएसए ने, ठीक है, किस नौसेना के लिए, नौसेना के लिए एक सह उत्पादन बनाया जा रहा है। वो सह उत्पादन किसका है, वो सह उत्पादन किसका है बेटा, अमेरिका सोनोबॉय का, अमेरिकी सोनोबॉय, ठीक है, अमेरिकी सोनोबॉय का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, अमेरिकी सोनोबॉय का उत्पादन किया जा रहा है। ये किस लिए किया जा रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि नेवी के अंदर नई टेक्निक का इस्तेमाल करना है, नए कुछ प्रोडक्ट बनाना है, इसलिए भारत और यूएसए मिलकर ये काम करने जा रहा है। अब आपसे पूछे कि 2+2 डायलॉग क्या होता है, 2+2 डायलॉग, ठीक है, डायलॉग क्या होता है, 2+2 डायलॉग क्या होता है और किन देशों के बीच में होता है। तो ये भारत यूएसए के बीच में होता है, भारत जापान के बीच में भी होता है, भारत साउथ कोरिया के बीच में भी होता है, भारत रूस के भी बीच में होता है। बट सबसे पहले किसके साथ स्टार्ट हुआ, भारत और अमेरिका के साथ स्टार्ट हुआ था ये 2+2 डायलॉग। इसका मतलब है कि दोनों देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री मिलते हैं। ठीक है, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री दोनों देशों के मिलते हैं। ठीक है, और इस पे इनकी मीटिंग होती है, बातचीत होती है कि डिफेंस के अंदर क्या और नया किया जाए, दोनों देशों के संबंध कैसे मजबूत किए जाएं। विदेश मंत्री ये बात करते हैं और रक्षा मंत्री रक्षा के लिए बात करते हैं। ये दोनों देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री मिलके इस पे मीटिंग होती है इन दोनों देशों की। तो 2+2 डायलॉग आपको पता होना चाहिए क्या होता है, किसी दो देश के दोनों देशों के रक्षा मंत्री और दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की एक साथ मीटिंग होना क्या है, 2+2 डायलॉग होता है। ये अमेरिका के साथ भी भारत का किया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आता है, 2+2 डायलॉग भारत किन देशों के साथ शामिल होता करता है, 2+2 डायलॉग का मतलब क्या है, या 2+2 डायलॉग में कौन दो मंत्री मिलते हैं, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री हो गए, ऐसे खाद्य मंत्री, ऐसे नाम दिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। भारत और अमेरिका ने हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए अंडर सी डोमेन अवेयरनेस के लिए अमेरिकी सोनोबॉय के सह उत्पादन सहयोग की घोषणा की है, जो एक हाई टेक्नोलॉजी है, जो हमारे गहरे समुद्र महासागरों में पनडुब्बियों को ट्रैक करने के काम आएगी। ये जो उत्पादन, जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है अमेरिकी सोनोबॉय, ये क्या काम आएगा, जो गहराई के अंदर जो पनडुब्बियां हैं महासागरों के अंदर, उनको ट्रैक करने का काम आएगा। क्या काम आएगा, उनको ट्रैक करने का काम किया जाएगा, उनकी पहचान करने के लिए काम किया जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9, माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों के लिए कितना निवेश करेगी? कौन? माइक्रोसॉफ्ट बेटा, कौन है? माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट कितना निवेश करेगी भारत में अगले 2 सालों के लिए? तो कितना करेगी? 3 बिलियन निवेश करेगी। कितना बेटा? 3 बिलियन का निवेश करेगी, बिलियन का निवेश करेगी। काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जाने वाली है माइक्रोसॉफ्ट जल्द ही भारत के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सीईओ कौन है? सत्य नडेला। सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है। ठीक, आपसे पूछे गूगल के सीईओ कौन है तो सुंदर पिचाई है। याद रखना, गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई, लिख लेना। और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्य नडेला। कौन है बेटा? सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है। ये किस में इन्वेस्ट करेगी? एआई में करेगी। एआई का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है एआई, और क्लाउड में इन्वेस्ट करेगी। किसमें? एआई और क्लाउड में ये इन्वेस्ट करने वाली है। अब आपसे पूछे 2-3 चीजें लिखो। देश की या भारत की पहली एआई फिल्म, एआई फिल्म कौन सी है? एआई फिल्म कौन सी है? तो वो है बेटा इरहा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। देश की पहली एआई फिल्म इरहा। एआई टीचर कौन है? देश की एआई टीचर कौन है? पहले ही एआई टीचर की बात करें, टीचर कौन सी है? टीचर कौन सी है? आइरिस। आइरिस, आइरिस, आइरिस देश की पहली एआई टीचर है। एआई इंजीनियर कौन है? देश की पहली एआई इंजीनियर कौन है? ठीक है, इंजीनियर की बात करें, देश की पहली एआई इंजीनियर कौन है? देश की पहली एआई इंजीनियर कौन है? तो वो कौन है बेटा? देविका। कौन है? देविका। इन तीनों को इंपॉर्टेंट स्टार लगा के लिखना, कहीं ना कहीं पक्का आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एआई फिल्म इरहा, एआई टीचर आइरिस, एआई इंजीनियर देविका है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है? भारत के अंदर 3 बिलियन खर्च करने वाला है क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट ने देश की एआई क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से प्राप्त निवेश और साझेदारी की एक पहल की घोषणा की है। भारत के साथ अपने सहयोग को काफी गहरा करने के लिए 7 जनवरी 2025 को माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को केंद्रित करके अगले 2 वर्षों में $3 बिलियन का निवेश किया जाएगा। $3 बिलियन है ये। ठीक है, तो $3 बिलियन इंडियन रुपए में कन्वर्ट करोगे तो कितने हो जाएंगे? इतना 2 सालों के अंदर माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अंदर निवेश करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10, अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता है? तो अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन का, किसका बेटा? स्क्वैश ओपन का टाइटल किसने जीता है? ये खिताब किसने जीता है? अनाहत सिंह ने। किसने जीता है? अनाहत सिंह ने जीता है। किसने बेटा? अनाहत सिंह। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत के होनहार युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने बर्मिंघम में आयोजित ब्रिटिश जूनियर ओपन 2025 अंडर 17 खिताब जीता है। यह जीत प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में उनका तीसरा खिताब है। उन्होंने पहले अंडर 11 और अंडर 15 श्रेणियों में भी यह खिताब जीत सका है। अनाहत सिंह ने अंडर 11 और अंडर 15 में भी खिताब जीत चुके हैं, अब अंडर 17 में खिताब जीतते हैं। ठीक है, तो ये इनके लिए कौन सा? तीसरा खिताब होने वाला है। और आज का हमारा MCQ 11 लास्ट क्वेश्चन क्या है? जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दी है? तो ट्रूडो भाई साहब काफी दिनों से ट्रोल हो रहे थे। ट्रूडो साहब को ट्रोल कौन कर रहे थे? ट्रूडो को ट्रोल कौन कर रहे थे? ट्रूडो को ट्रोल कौन कर रहे थे? ये हमारे डोनाल्ड ट्रंप ट्रोल कर रहे थे, इनकी काफी मजाक उड़ा रहे थे। इनको कभी गवर्नर बोल रहे थे, कभी बोल रहे थे आप कनाडा को हमारे देश के अंदर शामिल कर लो, यूएसए का पार्ट बना लो, आप हमारे साथ आ जाओ। और एलोन मस्क ने कुछ दिन पहले इन पे एक टिप्पणी भी की थी कि जल्द ही ट्रूडो अपना कार्यभार या पदभार छोड़ने वाले हैं, ये हटने वाले हैं। और वो उनकी बात बिल्कुल सही हुई, क्योंकि 2025 एलोन मस्क के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है, काफी फायदे का लिए होने वाला है। वो इसमें
अंधा पैसा कमा सकते हैं क्योंकि वो वर्ल्ड के रिचेस्ट आदमी है और वर्ल्ड का सबसे पावरफुल आदमी उसके साथ है डोनाल्ड ट्रंप। तो देखते हैं 2025 काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, न्यूज की दृष्टि से भी, करंट अफेयर की दृष्टि से भी और बहुत सारी चीजों के लिए। ठीक है, तो ट्रूडो ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? तो कनाडा। कहां से? कनाडा से। कहां से? कनाडा से। ठीक है, कहां से? कनाडा से इस्तीफा दे दिया है। कनाडा की राजधानी कौन सी है? ओटावा। ओटावा कौन सी है? ओटावा। ओटावा कनाडा की राजधानी है। ठीक है, यहाँ क्या मुद्रा क्या है? तो वो कनेडियन डॉलर यहाँ की मुद्रा है। कनेडियन डॉलर यहाँ की मुद्रा है। तो इन्होंने कहां से इस्तीफा दे दिया? कनाडा से। ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर होने वाला है। तो ये थे हमारे आज के 11 एमसीक्यू। अब डिस्कस करेंगे 10 वन लाइनर, जो कि आपके लिए रिवीजन भी हो जाएगा। खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन भारत में कब तक होगा? 13 से 19 जनवरी तक होगा। खो खो में कितने खिलाड़ी? 9 खिलाड़ी। भारत इसका आयोजन कर रहा है 13 से 19 जनवरी के बीच में आयोजन होने वाला। कल हमने पूरा डिटेल से पढ़ा, आज थोड़ा सा चेंज करके इसकी लैंग्वेज आपके लिए दिया जा रहा है। ईपीएफओ का पूरा नाम क्या है? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ का पूरा नाम है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। जल्लीकट्टू कहां का है? तमिलनाडु का है। ये एक पारंपरिक खेल है। बैलों और इंसानों के बीच में क्या होती है? इसकी लड़ाई होती है। तो जल्लीकट्टू कहां का है? जल्लीकट्टू तमिलनाडु का है। फुटबॉलर मेसी को, लियोनेल मेसी को संबंध किस देश से? तो अर्जेंटीना को है, और इनको यूएसए का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड भी दिया जा रहा है। सर्वश्रेष्ठ अवार्ड के लिए इन्हें नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, तो ये कहां से? अर्जेंटीना के है। दिल्ली के उपराज्यपाल एलजी कौन है? वीके सेना दिल्ली के उपराज्यपाल एलजी है, वो कौन है? वीके सेना। अभी हाल ही में किसे बीसीसीआई का कोषाध्यक्ष बनाया गया है? तो प्रभतेज सिंह को बीसीसीआई का कोषाध्यक्ष बनाया गया। कल हमने सचिव के बारे में पढ़ा था। रेड पांडा का वैज्ञानिक नाम क्या है? एलुरस फुलगेंस। एलुरस फुलगेंस रेड पांडा का वैज्ञानिक नाम है। ये भारत के अंदर लाए गए हैं, बाहर से नीदरलैंड से दो रेड पांडा भारत के अंदर लाए गए। कल पूरा डिटेल से हमने देखा था। कमेंट करके बताना उन जो रेड पांडा दो लाए गए उनका नाम क्या है, आप कमेंट करके बताना। सीएसआईआर किसके उत्पादन के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित करती है? तो पैरासीटामोल के लिए सीएसआईआर स्वदेशी तकनीक उत्पादन के लिए करती है। विकसित तकनीक विकसित की किसने? सीएसआईआर ने पैरासीटामोल के लिए। खो खो विश्व कप 2025 में कितने देशों की टीम भाग लेगी? 14 देशों की टीम भाग लेने वाली है। किसमें? खो खो के अंदर। कितनी? खो खो के अंदर कितने देशों की टीम भाग लेगी? कितने देशों की टीम भाग लेगी? तो 14 देशों की टीम भाग लेने वाली है। तो ये आज के हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट 11 एमसीक्यू थे, 10 वन लाइनर थे। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएंगे, अच्छे भी लगेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करो और अपनी पढ़ाई को जारी रखो। कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब जुड़े रहें। जय हिंद, धन्यवाद।